प्रभु, ये फिजिक्स में कितने सारे लॉज रहते हैं। कहीं मास का लॉ तो कहीं मोमेंटम का लॉ। कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये मैं साइंस पढ़ रहा हूँ या फिर लॉज की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है, इसे मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ओम्स लॉ के नाम से डर लगता है या आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता? टेंशन की क्या बात, जब एक ऐसी आपके साथ आगे की पूरी वीडियो देखने के बाद आप ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस इन दो टॉपिक्स के मास्टर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, I am Anshul and you are watching yours and only yours favorite channel AKC Learning Spot। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी कि according to Ohm's law at a constant temperature and pressure, यानी कि वो सिचुएशन जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट सेम हो, तो उस कंडीशन में किसी सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो होगा तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज़ V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट। तो यहाँ से हमें मिल जाता है V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ पर R एक कांस्टेंट है। ओम्स लॉ ये बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। तो ओम्स लॉ से हमें ये तीन फार्मूले मिलते हैं। पहला V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। सेकेंड, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V अपॉन आर। थर्ड, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि R है रेजिस्टेंस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये था ओम्स लॉ, जिससे हमें ये फार्मूले मिलते हैं मेन। आगे हम समझते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यानी कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन आते हैं, उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट एक रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि करंट के फ्लो को रोकती है। वो एक बाधा सी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रोकती है करंट के फ्लो को, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड to the flow of electric current in a circuit is called as resistance। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल है इसका कैपिटल R। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। और यहाँ पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी SI यूनिट है ओम। इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट आती है वोल्ट अपॉन एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। वोल्ट अपॉन एम्पेयर को ही कहते हैं ओम, जिसका सिंबल है ओमेगा।
इसका नाम ओमेगा है। आगे पढ़ते हैं। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, यानी कि उन फैक्टर्स को समझते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि सपोज आपके पास कोई वायर है तो जितना लंबा वो वायर होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, थिकनेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जिसको कहा जाता है। थिकनेस मोटाई, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि जितना भी कोई वायर मोटा होगा उतना ज़्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम उसमें रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कोई वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना कम उसमें रेजिस्टेंस होगा, और इसका उल्टा भी सही है, जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि सपोज कोई वायर है आपके पास, उसका हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सपोज़ कोई वायर है आपके पास, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आप मान सकते हैं कि वो अगर मेल्ट होगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने पे। और लास्ट है, बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स जिनको कहते हैं ऑफर ए हाई रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे वायर या फिर ऐसे कंडक्टर्स जिनका मटेरियल एक बैड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो उनका रेजिस्टेंस का भाई इन्फानाइट। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो होने ही नहीं देते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस तो हाई ही जाएगा। आगे समझते हैं रेजिस्टिविटी को। व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी? तो resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of side 1 meter of that material। अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हो तो आप सिंपली ये समझिए कि सपोज़ आपके पास कोई वायर है या फिर कोई कंडक्टर है, तो उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल के नेचर में ही रेजिस्टिविटी होगी, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी मतलब हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस भी लो होगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसुलेटर है तो एक इंसुलेटर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी वो हमेशा हाई होगी। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल होता है ये P जैसा, इसका नाम है रो, और इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L, जहाँ पर R है रेजिस्टेंस, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस मोटाई, L है लेंथ यानी कि लंबाई। इसकी SI यूनिट है ओम मीटर। याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट थी सिर्फ ओम, ओमेगा सिंबल था, लेकिन रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है ओम मीटर, ओमेगा और फिर मीटर का M, ओम मीटर। ओके, इसके भी हम फैक्टर्स देख लेते हैं जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अच्छा हाँ, और एक बात, रेजिस्टिविटी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी रेजिस्टिविटी को कहीं कहीं लिखा जाता है, आपकी बुक्स में भी दिया होगा शायद। पहला फैक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई भी वायर है आपको जिसकी रेजिस्टिविटी आप वो देखना चाह रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी उस वायर के मटेरियल या और उसके टेम्परेचर, सिर्फ इन दो फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी। हम सबसे पहले देखते हैं मेटल के केस में, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर कोई वायर है वो अगर मेटल का है तो अगर हम उस मेटेलिक वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि मेटेलिक वायर में टेम्परेचर को राइज करने से उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और एज ए रिज़ल्ट उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप जानते होंगे सेमीकंडक्टर्स, तो इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे इन्वर्सली है, यहाँ पे उल्टा मामला है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी यहाँ पे कम हो रही है और एज ए रिज़ल्ट उनका रेजिस्टेंस भी कम होगा, डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, अलॉयज़। अलॉयज़ आप जानते होंगे आई होप कि अलॉयज़ मिक्सचर रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू मेटल्स का या फिर टू नॉन मेटल्स का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर रहता है अलॉय। तो अलॉयज़ इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ गया ये वर्ड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज़ रिमेन सेम, कांस्टेंट रहती हैं विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि आप अलॉयज़ का टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उनकी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग टिन और लेड के अलॉय को फ्यूज़ वायर्स में यूज़ करते हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।